Ignited Minds Tutorials has recently released a series of comprehensive videos on the topic of light reflection. For Class 10 CBSE and Maharashtra State Board Class 9. These videos aim to provide in-depth knowledge and understanding of the concepts and principles involved in the reflection of light. The tutorials cover various subtopics, including the laws of reflection, types of reflection, and practical applications of reflection in everyday life. The videos are designed to help students grasp the fundamental concepts of light reflection in a clear and concise manner. Through these tutorials, students will have the opportunity to learn from experienced educators who will guide them through the various aspects of light reflection. The videos are structured to facilitate easy understanding and retention of the concepts, making it an invaluable resource for students preparing for their board examinations. With these tutorials, Ignited Minds aims to ignite the minds of students and help them excel in their studies by providing them with high-quality educational content. The videos can serve as a supplement to classroom learning and enable students to strengthen their conceptual foundation. Topic of light reflection. Overall, the release of these tutorials is a commendable initiative to enhance the learning experience of students and empower them with the knowledge and skills required to succeed in their academic endeavors. Okay, बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विथ द कॉमन टॉपिक दैट इज देयर. अभी तक तो अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रहे थे जो आप लोगों का था, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है वो आपके दोनों भी बोर्ड्स में कॉमन है. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय रिफ्रैक्शन? देखो, जब कोई ग्लास सरफेस देखते हो ना, जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास के बाहर की चीज़ों को आपको देख पा रहे हो, राइट, और प्लस आप अपना भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन उस पर देख पाते हैं. ठीक है, तो ग्लास बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है. एक है आपका रिफ्लेक्शन, अपने आप को देख पाना रिफ्लेक्शन होता है, और बाहर की किसी चीज़ को देख पाना वो रिफ्रैक्शन होता है. सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बेसिकली रिफ्रैक्शन. 10th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड में आपने रिफ्लेक्शन को 9th में ही पढ़ लिया था. आपका जो रिफ्रैक्शन है वो अभी आप पढ़ेंगे. ठीक है, आप लोगों का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों इसी टाइम में. ठीक है, ओके. सो विल स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन. What is refraction of light? ठीक है, light is a form of energy that produces a sensation of vision. Obviously बात है भाई साहब. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हमने पढ़ा भाई साहब. क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो हर बार लाइट आपका क्या होगा भाई साहब? इट विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ओके. तो ये हो गया आपका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भाई साहब हमने पढ़ा. ओपेक सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ये कौन सा है भाई साहब? हाँ, चलिए, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है भाई साहब? Refraction of light में change in the direction of propagation of a ray of light when it travels obliquely from one medium to the other transparent medium is called the refraction of light. ठीक है, तो अगर भाई साहब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लाइट भाई साहब चेंज करता है अपना डायरेक्शन. चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स obliquely फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ओब्लिकली मतलब ऐसा परपेंडिकुलर नहीं, समझ लो एक मीडियम है. ठीक है, ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अभी आपने कभी बाल्टी में अपना हाथ डाला है, पानी के बाल्टी में, तो आपको हाथ फूटा हुआ लगता है? कुछ भी डालो, मतलब समझ लो ऐसा, अगर आपने एक स्टिक डाला है, ठीक है, तो आप देखोगे पानी के नीचे का लेवल क्या लगेगा, वो वैसा टूटा हुआ लगेगा, है ना. ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो होता क्या है, देखो ये समझ लो कोई सरफेस है और यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा. दिस इज गोइंग टू चेंज दिस डायरेक्शन. ठीक है, लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग है. ठीक है, इसीलिए डायरेक्शन चेंज होगा. ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इन एयर इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इन ग्लास. लेट्स से ये आपका ग्लास है, ये एयर था, एयर में लाइट ट्रैवल कर रहा था, और ये भाई साहब क्या हुआ? दिस इज बेसिकली फॉलोइंग. ठीक है, तो अगर आपका ऐसा हो रहा है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट है उसके डायरेक्शन में जो चेंज होता है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स ओब्लिकली, ये तभी होगा जब रे ऑफ लाइट ओब्लिकली ट्रैवल करे. मतलब ऐसे टेढ़ा होकर, सीधा होकर नहीं. अगर टेढ़ा होकर रे ट्रैवल कर रहा है तो भाई साहब उसका डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, change in the direction of propagation of a ray of light when it travels obliquely from one medium to another transparent medium. दोनों भी मीडियम्स क्या होने चाहिए आपके? ट्रांसपेरेंट होने चाहिए. वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसको अपन क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट.
ठीक है. So change in the direction of propagation of a ray of light when it travels obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction of light. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम, ठीक है. तो ये हो गया भाई साहब आपका एयर और ये हो गया आपका ग्लास. ये इंसिडेंट रे है, लेट्स से ये नॉर्मल है, ठीक है. और ये आपका कैसे जाना चाहिए था, इट शुड हैव गॉन लाइक दिस, लेकिन ये जा कैसे रहा है भाई साहब, ऐसे जा रहा है, ठीक है. मतलब ये क्या हो गया, देखो ये बेंडिंग होगी, ठीक है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अपन बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ऑल्सो नोन एज बेंडिंग ऑफ लाइट. और ये तभी होता है जब आपका मीडियम चेंज हो, ठीक है. आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स ऑब्लिकली. ऑब्लिकली मतलब भाई साहब टेढ़े, ठीक है. फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसको भाई साहब अपन बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो आपका देखो ये रे ऑफ लाइट था, ये नॉर्मल था, ये क्या हो गया भाई साहब, बेंडिंग हुआ. ये जाना चाहिए था कैसे, ऐसे, लेकिन ये जा रहा है भाई साहब ऐसे. तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट, और इसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन. समझ में आ रहा है. अगर ये ऐसे आता तो ये सीधा जाता था, मतलब सीधा जाएगा तो सीधा ही जाएगा, किसी डेविएशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे ओब्लिकली बोल रहे हैं, ठीक है. जब भी लाइट कैसे ट्रैवल करे, ओब्लिकली ट्रैवल करे, तभी ये फिनोमिना आपको देखने को मिलता है. तो बहुत सारी चीजें आपकी गौरतलब है. वो क्या है भाई साहब, एक तो हो गया डायरेक्शन का चेंज होना, ये हो गया पहला, ठीक है. चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट, ठीक है. व्हेन इट ट्रैवल्स ओब्लिकली, एक रे ऑफ लाइट है जो ओब्लिकली ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब ये जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है. ओके. सो रेयर टू डेंसर दैट इज टूवर्ड्स नॉर्मल. तो अगर आप देखोगे भाई साहब, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखो, जब भी लाइट ट्रैवल कर रहा है, रेयर किसको बोलते हैं हम, हल्के मीडियम को. अभी रेयर और डेंसर का समझना है ना. देखो ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है और एयर आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है. मेरे और आपके बीच में एयर है, क्या आप मुझे देख पा रहे हो या मैं आपको देख पा रहा हूँ, राइट. तो ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. अगर आपका एयर देखो आप, तो उसमें आप हाथ पैर चला पा रहे हो, ग्लास के अंदर हाथ पैर चला पाओगे नहीं, ठीक है. तो वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है. इस तरह से समझो, ये हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर, ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूं हवा और पानी दोनों भी क्या है आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम से, कौन रेयर मीडियम होगा, हवा, और डेंसर मीडियम कौन होगा, पानी, ठीक है. क्लियर है. अगर मैं बोलूं पानी और ग्लास दोनों भी आपके क्या है भाई साहब, आपके व्हाट आर दे, ट्रांसपेरेंट मीडियम से. दोनों में से कौन ज्यादा रेयर होगा, रेयर कौन होगा, वाटर, ठीक है. और डेंसर कौन हो जाएगा, आपका ग्लास, ठीक है. क्लियर, समझ में आ रहा है. तो लाइट जब कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, रेयर से डेंसर में ट्रैवल कर रहा है, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो आपका व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग ओब्लिकली, जब लाइट आपका भाई साहब ओब्लिकली ट्रैवल करता है, ओब्लिकली मतलब टेढ़े होकर, व्हेन लाइट ट्रैवल्स ओब्लिकली, ठीक है, it bends towards the normal. Change in the direction of propagation of a ray of light when it travels obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction of light from denser to rarer to denser. भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, towards normal. तो जब भी लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, रेयर टू डेंसर, ये है भाई साहब आपका रेयर, ये हो गया भाई साहब आपका डेंसर. When light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. ठीक है, क्लियर है. ये याद रखना है भाई साहब, when light travels from rarer to denser medium obliquely जब ट्रैवल, क्योंकि अगर आपका ये नॉर्मल रहे तो ये नॉर्मल ही जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब. आर बी क्लियर ऑन दिस वन. तो अगर भाई साहब ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, व्हेन इट गोज आउटसाइड तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, अगेन इट विल बेंड. तो अभी क्या हो रहा है भाई साहब, इट ट्रैवल्स फ्रॉम, ध्यान देंगे इधर जरा, रेयर टू डेंसर, तो आपका भाई साहब बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. डेंसर से रेयर तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्या ये समझ में आ रहा है? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, कंडीशन क्या है, लाइट ओब्लिकली ट्रैवल करना चाहिए. ओब्लिकली मतलब टेढ़ा, सीधा नहीं,
ठीक है, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, ठीक है। सो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या ये समझ में आ रहा है? तो क्या क्या चीजें हो गई जो आप समझ रहे हो इस रिफ्रैक्शन से? पहला क्या है, बोलो बोलो बोलो, अरे भाई साहब बोलो। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, फटाफट से तोड़ के समझना है चीजों को। लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, लाइट भाई साहब यहाँ पे लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, तो मतलब लाइट में क्या हो रहा है, मीडियम का चेंज हो रहा है ना, मीडियम का चेंज हो रहा है। दूसरा क्या है भाई साहब, लाइट को कैसे ट्रैवल करना है, ओब्लिकली, ठीक है, ओब्लिकली ट्रैवल करना है। तो लाइट में मीडियम का चेंज हो रहा है, मीडियम का चेंज मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम का चेंज हो रहा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का चेंज हो रहा है, ठीक है। लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है भाई साहब, ओब्लिकली, व्हेन लाइट ट्रैवल्स ओब्लिकली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये भाई साहब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्लियर है। अगर भाई साहब कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, और अगर भाई साहब ये ट्रैवल कर रहा है कैसे, डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स टूवर्ड्स द डेंसर टू रेयरर, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से भाई साहब अलग हटेगा, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब ये आपका इंटरफेस मीडियम है, मतलब दो मीडियम्स के बीच का, ठीक है। समझ लो भाई साहब ये मीडियम आपका क्या है, दिस इज रेयरर, ठीक है, और ये क्या है भाई साहब आपका डेंसर, ठीक है, रेयरर डेंसर है। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, अपने आप मक्खी नाम आया होगा। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे सब गया, उफ। यहाँ पे आपका भाई साहब है डेंसर टू रेयरर, तो लेट्स से आपका ये रेयरर है और ये डेंसर है, ओब्लिकली लाइट ट्रैवल कर रहा है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये भाई साहब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है। अगर उल्टा हुआ सिचुएशन, मतलब भाई साहब आपका हुआ डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये जा रहा है ऐसे, तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, और चित्र बचा हुआ है, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जब रेयरर से डेंसर जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर से रेयरर जा रहा है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट अंडरगोज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड दिस चेंज इन डायरेक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। When light travels from one medium, one transparent medium to another transparent medium obliquely, it undergoes a change of direction. This change of direction is known as refraction of light. Now there are two cases. When light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. When light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. ये है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, ठीक है। समझ में आता हूँ भाई साहब? ओके ओके ओके। डेंसर टू रेयरर, ये क्या हो जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपका आई हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका आर, ये क्या हो जाएगा आपका इमर्जेंट है। अभी देखो ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, ये जा रही है ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऐसे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट एंगल। ये हो जाएगा भाई साहब इंसिडेंट एंगल, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, देखो आई और आर, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर होता है, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आपका ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया भाई साहब आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड इमर्जेंट एंगल, ठीक है। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो गया आपका इमर्जेंट रे। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल हम समझ में आतम, ओके ओके। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डज रे ऑफ लाइट बेंड। तो रे ऑफ लाइट बेंड क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम एक गाड़ी को लेते हैं भाई साहब और इसको दौड़ाते हैं एक पाथवे में, ठीक है। लेट्स से एक गाड़ी मूव हो रहा है एक पाथवे में, ठीक है, इस ट्रैक पे ये भाई साहब मूव हो रहा है, ठीक है। अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, समझो ये रोड है और ये सैंड है, ये मिट्टी है, तो अगर मैंने इसको इधर लाया तो क्या इसका स्पीड वैसे ही सीधा ये चल पाएगा क्या, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बस टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गया तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? एक रास्ता है भाई साहब, रास्ते पे आप गाड़ी चला रहे हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि रास्ता बना ही है गाड़ियों के लिए, ठीक है, वहाँ पे आप आराम से चला रहे हैं।
आप भाई साहब ऐसे रेत में चले आए और उसी स्पीड से अगर आप सामने की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे भाई साहब आप टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, ठीक है, आप नहीं चला पाएंगे। साइकिल ही चला लो भाई साहब, साइकिल रोड पे चला रहे हो धनाधन चलाओगे, जैसे उसको आप रेत में उसी स्पीड पे चलाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने मीडियम चेंज कर दिया है। मीडियम चेंज करोगे तो स्पीड चेंज हो जाएगा, और स्पीड चेंज हो जाएगा तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ऐसा ही वहां पे भी हो रहा है। व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, what happens, the change of medium happens, and if the change of medium happens, what happens, the change of direction also takes place, ठीक है। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन भी हो जाएगा भाई साहब आपका। तो ये लाइट है भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे स्पीड इज मोर, यहाँ पे स्पीड इज लेस। ऑब्वियसली बात है, जैसे ही इधर आएगा तो स्पीड इज लेस हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन भाई साहब क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है? ये डायरेक्शन वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया। यहाँ पे ऐसे सीधे आ रहा था, लेकिन क्योंकि उसका डायरेक्शन मतलब मीडियम चेंज हो गया तो उसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है। तो मीडियम के चेंज होने से आपका स्पीड में चेंज होता है, और स्पीड के चेंज होने से आपका डायरेक्शन में चेंज होगा। क्लियर? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो ट्रैक्टर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। उसका भाई साहब वेलोसिटी डिक्रीज हो गया है, तो अभी उस पाथ को वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसकी वेलोसिटी भाई साहब डिक्रीज हो गई है, इसीलिए इट इज नॉट एबल टू मेंटेन इट्स पाथ, हेंस इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। इसका भाई साहब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके। तो स्पीड इज सेम भाई साहब, स्पीड को सेम रखा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी भाई साहब डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके। So what conclusion can we draw? When light travels from rarer to denser, it bends towards the normal, and when light travels from denser to rarer, it bends away from the normal. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब। When light travels from rarer to denser, it bends towards the normal. ठीक है बच्चा पार्टी, rarer to denser towards the normal, denser to rarer away from the normal. Light travels straight, no deviation. अगर भाई साहब लाइट स्ट्रेटली ट्रैवल कर रहा है तो उसका कोई डेविएशन नहीं होता है। रेयर टू डेंसर में ट्रैवल करेगा तो भाई साहब बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर में इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो कोई डेविएशन प्रोड्यूस नहीं होगा, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ डेविएशन। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन रेयर टू डेंसर? तो रेयर टू डेंसर में लेट्स से एयर आपका रेयर है और वाटर आपका या ग्लास आपका डेंसर है, तो लाइट इज ट्रैवलिंग ओब्लिकली, ओब्लिक होगा तो ही भाई साहब चेंज इन डायरेक्शन होगा। When light is travel obliquely, so what will happen? It should be going along this path, but it will not go along this path. It will bend towards the normal. ठीक है, ये बेंड हो गया भाई साहब नॉर्मल की तरफ। ये हो गया आपका क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के साथ जो आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे। ये आपका हो गया भाई साहब रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाता है उसको अपन बोलते हैं आर। ठीक है, क्लियर है? ये आर रिफ्लेक्शन वाला एंगल नहीं है। ठीक है, एक और एंगल होता है जो ऐसा जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भाई साहब आपका होगा आर, और यहाँ पे आई और आर बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे आई और आर बराबर नहीं होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है। ठीक है, इट इज लेसर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे जनरली आपका क्या हो जाएगा, एंगल आर जो होगा एंगल आई से लेस होगा, एंगल आर आपका एंगल आई से लेस होगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एंगल आर आपका इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गई भाई साहब, डिक्रीज हो गई, क्योंकि डेंसर मीडियम है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी डेंसर टू रेयर जा रहे हैं अपन, वाटर से ग्लास। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो गया, वाटर से ग्लास ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये भाई साहब ऐसे जाएगा। ठीक है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब अभी आर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे देखो आई इज ग्रेटर देन एफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता है भाई साहब? ओके, तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब आप डेंसर से रेयर में आते हैं तो वेलोसिटी बढ़ गई है आपकी। ठीक है, जब आप रेयर से डेंसर में जाते हैं तो वेलोसिटी आपकी क्या हुई है, घट गई है। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। When you move from a denser to rarer medium, the velocity increases and it bends away from the normal. ठीक है, क्लियर है? इसको लिख लीजिए जरा फटाफट, क्विक 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 एवरीवन।
ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर अगर नॉर्मल नहीं है, ओब्लिक है, ठीक है, पहली बात तो भाई साहब ओब्लिक होना चाहिए। अगर रे ओब्लिक है और आपका रेयर से डेंसर मीडियम जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये वाला लिख लिया भाई साहब। जब रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जब डेंसर से रेयर में जाता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और यही रीजन है बेंडिंग का। ठीक है, अगर अलोंग द नॉर्मल हुआ तो क्या हो जाएगा भाई साहब, नो डेविएशन। ये वाला भी लिख लीजिए। अगर रे डेंसर से रेयर जाए या रेयर से डेंसर जाए, कितनी वासियां लेती हो भाई साहब तुम। ठीक है, रे भाई साहब आपका डेंसर से रेयर जाए या रेयर से डेंसर जाए, अगर वो नॉर्मल है तो इट पासेस अनडेविएटेड, इट पासेस अनडेविएटेड। हो गया, डन डन डन। ठीक है, ओके, तो यहां पे आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है लेकिन इट पासेस अनडेविएटेड। ओके, क्विज टाइम भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ओके, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? बोलिए बोलिए भाई साहब, ये क्या हो रहा है? 60 होगा। क्यों? देखो भाई साहब, ये रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है, इस एंगल की बात की जा रही है, इस ग्लास स्लैब के साथ। ये वाला जो ग्लास स्लैब है इसमें भाई साहब ये 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30, 60। ठीक है, दिस विल बी, ठीक है, क्लियर है, 60। ओके, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब नॉर्मली, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? फटाफट फटाफट, जल्दी। नॉर्मली ऐसे ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 90 की 0, क्योंकि ये वाला देखो ये टक ऐसा हो गया तो 0 हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? 0। ओके ओके ओके, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस? हमेशा याद रखो, देखो ये वाला आपका समझ लो ग्लास स्लैब है, ये आपका ग्लास स्लैब है। लेट्स से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर आपने नॉर्मल बनाया, ये बनाया, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये इमर्जेंस है ये हमेशा बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बराबर होगा लेकिन ये हमेशा बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका यहाँ पे व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस? अगर यहाँ पे इंसिडेंट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, तो आपका स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा? 60। एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी 60 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? आरुष जल्दी जल्दी फटाफट, अमित जल्दी जल्दी जल्दी, शुभम 50 ना भाई साहब, सिंपल। अरे भाई देखो यहाँ पे ग्लास स्लैब है, यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है ये? 50 डिग्री, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 50 डिग्री। बस, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, a ray of light gets deviated when it passes obliquely from one medium to another medium because क्या था भाई सभी? इधर से आया आवाज? ये ओके, ठीक है। ओके, a ray of light gets deviated, इतना जोर से, it passes obliquely from one medium to another medium because reason क्या डेविएशन का? रीजन क्या डेविएशन का? अरे भाई साहब बोलेगा हाँ पिंकी, क्या होगा डेविएशन? रीजन क्या होगा? चेंज क्या? चेंज इन मीडियम। किस लिए भाई साहब ये चेंज होता है? चेंज इन स्पीड, क्योंकि आपका हर मीडियम में अलग अलग स्पीड होगा। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली
द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस, कलर ऑफ लाइट चेंजेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेस, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। तो आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आता? ये क्या है, फ्री पॉइंट क्या होता है भाई साहब? ओके, राकेश परफॉर्म्स द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। ही ऑब्जर्व दैट इन ऑल केसेस, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन आर, क्या ये होगा? एंड आई इज इक्वल टू ई। भाई देखो ये ग्लास स्लैब है, अरे भाई साहब फटाफट से इमेजिनेशन दौड़ाना है। ये आपका ग्लास स्लैब है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया आई, ठीक है, ये हो गया क्या? आर, ठीक है, ये वाला भी क्या हो जाएगा? आर। देखो ये क्या है, जेड बन रहा है ये, तो इसका लिए आर हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका क्या? इमर्जेंट रे। तो क्या आप बोल सकते हैं इसके बारे में? एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, ऐसा बोल सकते हैं हर समय, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई भाई साहब, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होता है? नहीं, एंगल आई ये तो गलत हो जाएगा भाई साहब, नहीं ये भी गलत हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। आई इज लेस देन आर। यहाँ पे क्या है भाई साहब? ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास है फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज ग्रेटर देन द, ये क्या कर रहा है? हाय, हाउ आर यू? क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? स्कूल का जर्नल कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं, लग तो ये रहा है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप भाई साहब देखिए, ये एक रे ऑफ लाइट है जिसको अपन इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया क्या? रिफ्रैक्टेड रे। सो लाइट इज पासिंग ओब्लिकली फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ आपका रिफ्लेक्शन का क्या है? हाय, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है? नहीं नहीं नहीं, पहला लॉ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है भाई साहब? एनीवन? ओए काव्या, क्या है? यस, नहीं, पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। भाई साहब 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो यहां पे भी पहला लॉ वही होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। वहां पे क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां पे क्या होगा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो ये पहला लॉ हो गया। देखो इंसिडेंट रे, फिर क्या हो गया भाई साहब? द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। इतना सब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंटरफेस मतलब ये वाला मीडियम है, ठीक है, इंटरफेस। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन। भरत भाई साहब लिखना भी है। The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. अगर लाइट एक गिवन कलर का है और गिवन पेयर ऑफ मीडिया है तो ये होगा कांस्टेंट। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको भाई साहब अपन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिखना है भाई साहब, दूसरी बार बोल रहा हूं, जल्दी 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 फटाफट। तो साइन आई बाई साइन आर, देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे क्या बोला जाता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज साइन ऑफ आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज अ कांस्टेंट। ये भाई साहब क्या है, एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, म्यू, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर, ठीक है, फॉर अ गिवन कलर, for a given color and for the given pair of the media, given color and given pair of media. This law is known as Snell's law of refraction. इसको अपन क्या बोलेंगे, Snell's law of refraction, ठीक है। Sin I by sin R will be a constant which is known as mu, which is also known as refractive index, ठीक है, for a given pair, और ये हो जाएगा आपका Snell's law of refraction, ठीक है। चलिए भाई साहब,
ओके, लिखिए जल्दी 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 फटाफट, ये दोनों आपको भाई साहब याद रखना ही पड़ेगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। अगर देखो साइन होता क्या है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया लेट्स से आपका, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, लेट्स से ये है आपका थीटा, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका बेस। आपके स्टेट बोर्ड को तो ये आइडिया है, लेकिन मैं क्या हो रहा है, क्या दिखा रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब कैसा है, देखो ए बी और सी है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन ए सी, बस इतना ही जानना है आपको फिलहाल अभी, ठीक है, समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में सीबीएसई में और भी बहुत सब कुछ है, स्टेट बोर्ड को तो पहले ही कर चुके हैं साइन थीटा कॉस थीटा, सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन सीबीएसई वालों ने नहीं किया। जितना आपको जानना अभी जरूरी है उतना ही मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर को समझने के लिए, सिर्फ साइन ही जानना है, ठीक है। ओके, अभी साइन का जो उल्टा होता है, दैट इज अगर मैं लिखूं 1 बाई साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा वो सर, इसका भी उल्टा हो जाएगा ए सी बाई ए बी, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी 1 बाई कोसेक थीटा, दिस इज नोन एज कोसेक थीटा। ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जो चीजें आपको जाननी जरूरी है वो ये है कि साइन थीटा होता है किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और भाई साहब कोसेक थीटा होता है क्या, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और भाई साहब तीसरा क्या है, कुछ वैल्यूज हैं, तो साइन 0 जब होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है भाई साहब 1, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए भाई साहब, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक थीटा होता है आपका 1 बाई साइन थीटा, और ये वैल्यूज, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू होती है भाई साहब 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, आ गया तू, आ गया, इधर बैठ इधर बैठ, इसके बाजू में बैठ, शुभम के बाजू में। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, और साइन 90 की वैल्यू हो गई भाई साहब 1, ठीक है। डन डन डन, हो गया, इतना नोट करना उतना नोट करना है बस, ठीक है, जितना आपको इसको समझने के लिए है। अभी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका जो साइन आई बाई साइन आर है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है, और इसी कांस्टेंट को भाई साहब अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन न्यू लिखते हैं, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, ये हो जाएगा कांस्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो अगर मैं बोलूं कि भाई साहब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है 1.33, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू 1.33,
क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 अगर बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू 1.5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्ट बच्चा पार्टी? ठीक है, तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट। अगर आपने कलर को चेंज नहीं किया, भाई साहब लाइट के बहुत सारे कलर्स होते हैं, विबग्योर आपका कलर है, अगर आपने कलर के कंपोनेंट को चेंज नहीं किया है और अगर आपने मीडिया को चेंज नहीं किया, मीडिया को चेंज नहीं किया मतलब आपने एयर और ग्लास रखा है या एयर और वाटर रखा है, अगर आपने मीडियम सेम रखा है और अगर आपने कलर सेम रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। अगर इनमें से किसी को आप चेंज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। ठीक है, इट विल चेंज, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग स्पीड होती है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हम इस लॉ को क्या बोलेंगे भाई साहब? स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं भाई साहब? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन ऐसा म्यू भी लिख सकते हैं और अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा म्यू और एन, ऐसा दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज बेसिकली व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन। एक्चुअली एन नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, सीधा ऐसा एन नहीं लिखेंगे, ये ऐसा। ठीक है, या सीधा ऐसा यू नहीं लिखेंगे, ये ऐसा म्यू ऐसे लिखते हैं अपन। ठीक है, राइटिंग जब लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं, तो यू से आप कंफ्यूज मत होइएगा इसको। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर विल बी अ कांस्टेंट, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है भाई साहब? आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया। आइस हो गया, देखो यहाँ पे आइस में अगर कोई ओब्लिक रे जा रहा है तो साइन आई बाई साइन आर, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है? 1.31। यहाँ पे हो गया भाई साहब साइन आई बाई साइन आर, ये हो गया आपका आई और ये हो गया भाई साहब आपका आर, तो साइन आई बाई साइन आर कितना हो गया? 1.31। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? डायमंड हो गया, डायमंड में भाई साहब वही होगा। देखो अगर हम यहाँ पे करते हैं क्या, साइन आई बाई साइन आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, 2.42 है। असली डायमंड की पहचान कैसे होती है? हाँ जी, लगा के घूमते हैं भाई साहब, कैसे पहचानेंगे कि डायमंड असली है या नहीं? कैसे? आप नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं, आप खुद कैसे इसको पहचान पाएंगे? हाँ, शाइन करेगा। अरे वाह भाई साहब, कांच का टुकड़ा भी शाइन करेगा। एक कांच के टुकड़े कर दो भाई साहब, टूंडरू, वो भी शाइन करेगा। ऐसे लग दो टूंडरू शाइन करेगा। कैसे समझोगे भाई साहब? लगा के तो बड़ा घूमते हैं भाई साहब आप लोग खासकर। इतना मतलब पहचान तो होनी चाहिए ना, असली क्या है नकली क्या है। असली डायमंड को अगर आप रखोगे अपने हाथों के ऊपर, आपको अपनी हाथों की लकीरें नहीं दिखेंगी। ठीक है, ग्लास में लकीरें दिखेंगी। कोई ग्लास का टुकड़ा है कट्टम कुट्टम ऐसा, उसमें आपको लकीरें दिख जाएंगी नीचे की। असली डायमंड में आपको हाथ की लकीरें नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये एक पहला टेस्ट है, दूसरे और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन ये पहला टेस्ट है कि आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 2.42 है, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये तो एकदम पूरा भाई साहब इसके साथ अटैच हो जाए। आपकी आंखें अगर इधर होंगी तो भाई साहब इस चीज़ को देख ही नहीं पाएंगी ना। ये भाई साहब इधर हो गया, समझ लो ये लकीर इधर है, ये लकीर आपको दिखेगी नहीं, इधर किसी को दिखेगी भाई साहब। समझ में आ रहा है? ये आप इस लकीर को देखने की कोशिश कर रहे हो, इधर से एंगल से नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसका एकदम नॉर्मल के साथ आ गया ये। ठीक है, तो ऐसा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाई साइन आर बहुत ज्यादा होता है डायमंड का, 2.42, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वन ऑफ द हाईएस्ट। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आप समझ लो ये अगर आपने पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन इन अ बीकर विथ वाटर, ये भाई साहब आपका बीकर है, इसको आपने क्या कर दिया भाई साहब? पानी से भर दिया है। अगर पानी से भर दिया है और इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये टूटा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, एक्चुअली टूटा नहीं है लेकिन टूटा हुआ दिखेगा। अपने हाथ को भी अगर आप बाल्टी में रखते हैं तो ऐसा टूटा हुआ दिखता है आपको। ठीक है, सो पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर, तो ये समझ लो आपका वाटर फिल्ड है, तो आपको क्या दिखेगा? देखो ये पेंसिल ऐसा टूटा हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई साहब आपका टूटा हुआ? ठीक है, apparent position और ये हो गया। Thus because of the refraction of light coming from the part of the pencil that is under water, the pencil appears bent। तो ये भाई साहब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से पेंसिल अपीयर्स बेंट। ठीक है, क्लियर है? समझ में आता है भाई साहब? तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देखो यहाँ पे मीडियम 1 मीडियम 2। वी नो दैट साइन आई बाई साइन आर कितना हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कहीं कहीं पे किसी किसी किताब में ऐसा लिखा रहता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और कहीं कहीं पे ऐसा सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इट्स वन एंड द सेम। ठीक है,
जैसे कहीं कहीं पे वैसा वैसा लिखा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसा भी रहेगा। साइन आई बाई साइन आर ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। तो अगर आप करोगे भाई साहब v1 बाई ओके, ये क्या होगा भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये ऑब्वियसली होगा क्या? साइन आई बाई साइन आर। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका क्या भाई साहब? वेलोसिटी रेसिप्रोकल अगर अपन ने ले लिया 1 2, देखो होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ठीक है, या अपन ऐसा लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो अगर आपने ये किया है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहाँ पे होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और अगर आपने ये किया है 1 विद रिस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ठीक है, ओके ओके ओके। सो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे दिस। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस आपने पहला मीडियम एयर या वैक्यूम ले लिया। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं एक चीज का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो इसका मतलब मीडियम 1 आपका क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या हो गया भाई साहब? वैक्यूम या एयर। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। सो वैक्यूम या एयर होगा भाई साहब। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है भाई साहब? जनरली 1.0003 होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए इसको 1 ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1। ठीक है, ओके ओके ओके। वैक्यूम का भाई साहब कितना हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31। इसका मतलब क्या हो गया? आपने भाई साहब सेकेंड मीडियम किसको रखा है? आइस को। और फर्स्ट मीडियम किसको रखा है? वैक्यूम को। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 1.31। मतलब साइन ऑफ आई, ये वाला आई इन वैक्यूम अपॉन साइन ऑफ आर, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है भाई साहब? 1.31। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ओके ओके ओके। वैक्यूम वाटर भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। इसका मतलब क्या है भाई साहब? ये हो गया आई, ये हो गया भाई साहब आपका आर। तो यहाँ पे हो गया साइन आई बाई साइन आर, दिस इज इक्वल टू 1.33। ये आपका कितना हो गया भाई साहब? 1.33 हो गया। मतलब क्या है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यहाँ पे आपका सेकेंड मीडियम कौन सा हो गया? वाटर। और फर्स्ट मीडियम क्या हो गया भाई साहब? वैक्यूम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 1.33। मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस of the incident ray in air upon sine of angle of refraction in water is equal to 1.33। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? This is how we have to read। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जब मीडियम 1 आपका क्या हो जाए? वैक्यूम। ठीक है, जब मीडियम 1 हो जाए आपका भाई साहब वैक्यूम। ठीक है, क्राउन ग्लास है, देखो क्राउन ग्लास। ठीक है, क्राउन ग्लास ये हो जाएगा कितना? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.52। इट इज 1.52। ठीक है, यहाँ पे आपका भाई साहब रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट मतलब इसको क्या बोलते हैं? वैसे सांदा नमक कुछ तो बोलते हैं मुझे, मतलब बहुत सारे मेडिसिन इससे बनते हैं। ठीक है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.54। ठीक है, यहाँ पे देखो वैक्यूम के साथ अगर डायमंड है तो कितना आ रहा है? देखो 2.42। 2.42 इज अ वेरी हाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एंड दैट्स हाईएस्ट फॉर डायमंड। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ये दीज आर सर्टेन थिंग्स एंड दीज आर देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा भाई साहब? एक व्हाट इज इट दैट आपका स्नेल्स लॉ क्या होता है? आपका जो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं वो क्या क्या हैं? द रे ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विच इज अ कांस्टेंट। ये हमने पढ़ा भाई साहब। और क्या है? अलग अलग चीज़ों के लिए भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। ठीक है, जब ये फर्स्ट मीडियम हमारा वैक्यूम हो जाता है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिलता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन द फर्स्ट मीडियम टर्न्स आउट टू बी वैक्यूम देन वी से दैट इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? आर वी क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे। सॉरी
मैंने सोचा 5, क्योंकि मेरे स्टूडेंट की मैंने फिर गलत किया है, कुछ टाइमिंग गलत डाला है भाई साहब लगता है, सॉरी। ओके, तो भाई साहब ये समझ में आ रहा है, अलग अलग चीजों के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, सिंपल भाई साहब। तो सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे भाई साहब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 1 तो थोड़ा बेंडिंग है, यहाँ पे जैसे 1.31 हुआ थोड़ा और ज्यादा बेंडिंग, 1.33 थोड़ा और ज्यादा बेंडिंग, 1.52 और ज्यादा बेंडिंग, 1.54 में और ज्यादा बेंडिंग, और 2 में तो ऑलमोस्ट भाई साहब नॉर्मल के साथ टच कर रहा है। जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना ज्यादा बेंडिंग इफेक्ट बढ़ेगा। द मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द मोर इज द बेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, द मोर, सो कंक्लूजन भाई साहब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। ये लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, सिर्फ इतना ही लिखना है, बाकी सब नहीं लिखना है। जैसे जैसे भाई साहब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, द बेंडिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। The refractive index increases, the bending effect also increases. Clear है भाई साहब? आज भी क्लियर? बहुत है बढ़िया। Refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? इसका मतलब क्या हो जाएगा? Refractive index of diamond is 2.42. इसका मतलब क्या होगा? Sin of angle of incidence upon sin of angle of refraction is equal to 2.42. एक ये। दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब? Refractive index of diamond as compared to vacuum is 2.42. ठीक है? Okay. So answer is the refractive index of diamond 2.42. Speed of light in diamond will reduce. तो हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं भाई साहब, देखो यहाँ पे कैसा है, refractive index of diamond is to let's say air या vacuum भी लिख सकते हैं, that is equal to 2.42. अब इसका मतलब क्या है भाई साहब, velocity in medium 1 that is air upon velocity in diamond। ठीक है, तो velocity in air आपका भाई साहब क्या है, 2.42 times the velocity in diamond, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, velocity in diamond is 1 by 2.42 times velocity in air, वही लिखा जा रहा है। देखो refractive index of diamond is 2.42 suggests that the speed of light in diamond will reduce by a factor of 2/42 as compared to its speed in air। तो speed in air से भाई साहब 2.42 times reduce हो जाएगा, मतलब divide हो जाएगा, divide होना मतलब reduce होना। ठीक है, so velocity in diamond will reduce by a factor of 2.42 as compared to its speed in air। Are we clear on this one people? हम समझ में आतम? क्लियर है। Any confusion? No confusion? आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया भाई साहब। Okay. Framing the formula for refractive index, absolute refractive index of air कितना आया था भाई साहब, कितना आया था? 1.003, 1 ले सकते हैं अपन। ठीक है, 1.003 है तो 1 ले सकते हैं अपन। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, किसी भी चीज का देखो, जैसे कोई मीडियम है इसमें और इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन दिस अपॉन दिस। ठीक है, जैसे आपका समझ लो आइस है, ठीक है, तो आपका एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर, भाई इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिखते आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ऐसा भी लिख सकते हैं आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या भाई साहब, लेट्स से आपका ऐसा है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट GV है भाई साहब, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट दिस अपॉन V ऑफ G, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्या हो जाएगा भाई साहब, इन वैक्यूम अपॉन ग्लास। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो हम यहाँ पे फ्रेमिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, एयर और वैक्यूम की। तो एयर और वैक्यूम की मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। आइस और एयर, सेकेंड मीडियम आपका आइस है, फर्स्ट मीडियम आपका क्या है, एयर, तो अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइस। यहाँ पे क्या है, ग्लास और वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, दिस विल बिकम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, लेट्स से, तो यहाँ पे एयर
और वाटर है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये फ्रेमिंग ऑफ द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आपका ऑयल और एयर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी इन ऑयल, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू द एयर। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हो गया V1/V2, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, अगर हमने उल्टा 2-1 किया तो ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल, तो दिस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस, और उल्टा भी बोल सकते हैं, इधर अगर हमने 1-2 रखा तो इधर क्या आ जाएगा 2-1, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, लेट दिस बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन्ड, अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको पहला मीडियम मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, तो ऑब्वियसली पहला मीडियम क्या हो जाएगा, एयर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पहला मीडियम हमेशा एयर ही होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर पहला मीडियम आपका वैक्यूम है तो ऑब्वियसली भाई साहब इसको अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और थर्ड, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। शॉर्ट में इसको लिख लीजिए फटाफट फटाफट, कैलकुलेशन पर्पसेस में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर है, जिसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका, अगर पहला मीडियम वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर पहला मीडियम आपको न्यूमेरिकल में मेंशन्ड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको एयर ले लीजिए। इफ द फर्स्ट मीडियम हैज नॉट बीन मेंशन्ड देन प्लीज टेक इट एज एयर। क्लियर है भाई साहब? और चाची लिखना है, हो गया, बहुत बढ़िया। चाची लग रही हो, आंगूड़ा बना के आई हो कैसे? আরে বললাম তুমি আমার মনে হলো তুমি আমাকে ফোন করতে পারলে না আগে বললাম ফোন না 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 আমি করিনি ফোন, বল তো মানা করলাম, আমাকে বললে না আমি মানা করলাম, কেন তুমি ফোন করলি? এমনি করে বললে তার মানে করতে বলছো, তোমার কি পীড়া আছে বাস, তুমি তো করতে বললে না আমি করতে বলিনি, কিন্তু তোমার নাম হাইলাইট কেন করনি অ্যাবসেন্টে? না করিনি, যা अति आदमी है तो ना है। আচ্ছা চাচা বলছে কি কিন্তু ওকেই জিজ্ঞেস করেছিল না, অনুভবে কেন জিজ্ঞেস করবে? সবাই জিজ্ঞেস করে, সবাইকে জিজ্ঞেস করে, কেউ কি বলতে পারে এটা না বলার না বলতো, মুঝে ওকেই জিজ্ঞেস করেছিল, তো ও বলেছে না জানি না, জানি না, না বলেছে नहीं मालूम तो नहीं मालूम ना, এমনি বলেছে। আমি মানি এই কথাটা,
মানে ওকে জিজ্ঞেস করে না, ও ফার্স্ট বেঞ্চে বসেছিল, ওকে না বলার হলেও চুপ করে থাকতে পারতো। আপনাকে যদি 50টা লোকের সামনে এমনি করে কেউ জবাব দেয় তো কেমন লাগবে আপনাকে? যে আচ্ছা ও না বললে হতো, আমি হ্যাঁ ও না বললে হতো, জানি না তো চুপ করে থাকবে, অন্যরা বলতে যার বন্ধুরা আছে আচ্ছা ওর বাবার সাথে কথা বলছি, মানে কথা আমি কথা বলছি মানে যদি ওর বাবা ওর এই ভুল জিনিসটাই সাথ দিচ্ছে তো আরোই ভুল করছে, ওকে আরোই বাড়াবা দিচ্ছে। তো এখন ও কি বলেছে আসবো না? না না এমনি কিছু ওর চাচা বলেনি। আছি কেন আসেনি? ওর চাচা বললো আমি জানি না, ঘরেই ছিল মনে হচ্ছে, কেন কি পেছন থেকে মেয়ে ছেলেরা আওয়াজ আসলো লাস্টের দিকে তখন আসতে পারে, তো ঘরেই ছিল লাগছে। ঠিক আছে বলুন, আমিও আমাকে ও নিজেরটা দেবে না ঘরে গিয়ে, বাচ্চা কাঁদবে আর ওর সব থেকে ছোট হচ্ছে না, যা বলবে তাই ওকে করবে, একটু আজ করবে, नहीं देखते तो नहीं बोलता है, मालूम बोलता है उसको वो मजाक लगता है, लेकिन मजाक जिसको पसंद हो उसके साथ मजाक करने का, जो मजाक करता नहीं है उससे कोई मजाक करता है क्या? दुनिया को समझना चाहिए ना उसको, बड़ा हो गया है मैं मजाक करती हूँ, मेरे साथ मजाक करते चलता है, मुझसे भी ऐसी बात करता है, लेकिन सर मजाक नहीं करते उससे, वो भी मजाक कर रहा है। और ये तो सारे बच्चे लोग क्लास भर के बच्चे बैठे उनके सामने बोल रहे हैं नहीं मालूम तो नहीं मालूम, एटीट्यूड दिखा रहा था वो, तो एटीट्यूड कैसे दिखाया? बोलो ना फीस पे कर दीजिए, रन दीजिए। अरे तुम्हें कहना है একেবারে এতে চলে যাও, দিয়েই যাবে ওর বাবা, না দিয়ে যাবে না, যেন এই জন্য এখানে নিজের এটাই খারাপ করতে হয়, নিজের ইমেজ কেন খারাপ করতে তো প্লাস সায়েন্স থেকে কম ঠিক আছে, যেটা এসে গেছে তুমি তো এমন করো কাউকে এসে দেবে। আমি বলছি ঠিক আছে। Okay, light enters into a glass plate having absolute refractive index of 1.5. What is the speed of light in glass? चलिए फटाफट से इसको करना है, फटाफट से, एकदम आसान सा सवाल है, क्विक क्विक जल्दी जल्दी। Light enters into a glass plate having absolute refractive index. Absolute refractive index मतलब क्या है भाई साहब? ये हो गया ग्लास, मेरे हिसाब से ना इधर ले लो, ठीक है, ग्लास, और ये हो गया भाई साहब आपका क्या, वैक्यूम है ना, या एयर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये वाली वैल्यू आपको कितनी दी हुई है भाई साहब, 1.5, ठीक है। सो 1.5 × V of G is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन ग्लास कितना हो गया भाई साहब, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, तो वेलोसिटी इन वैक्यूम कितना हो गया, 3 × 10⁸, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गई, तो ये हो गया कितना आपका, देखो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई साहब, आर भी क्लियर, बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब फटाफट करना है इसको। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस मच, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। चलिए जल्दी 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 जल्दी, इजी सवाल है भाई साहब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, वाटर का, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये कितना दिया हुआ है भाई साहब, आपका 4/3, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4VW
is equal to 3 into 3 into 10 raised to 8. So therefore velocity in water ये कितना हो जाएगा 9 into 10 raised to 8 by 4. ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये हो गया कितना 2.25 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. 2.25 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपल हम समझ में आता हम भाई साहब. सो यहाँ पे हो गया कितना आपका, दिस विल बी 2.25 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज दिस मच. ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन. डन डन डन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज कितना भाई साहब? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है भाई साहब? 1.33. तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे सेकंड मीडियम क्या है? वाटर. ये है एयर. दिस इज इक्वल टू 1.33. मतलब कितना हो जाएगा बोलो? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका? 1.33 बच्चा पार्टी. 1.33 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 इंटू 10 रेज टू 8. और ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. अच्छा, यहाँ पे कुछ और पूछा है भाई साहब. ओ ओ ओ ओ वेरी बैड, आई डिडंट नोटिस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर. तो मतलब सेकंड मीडियम आपका वाटर, फर्स्ट मीडियम आपका एयर. आपको यहाँ पूछा है देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर. तो फर्स्ट मीडियम यहाँ पे वाटर और एयर. अपन ने अभी देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड. ठीक है, तो अगर हमको ये निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो आपको फिलहाल दिया हुआ है कितना है? 1.33. समझ में आ रहा है? 1 अपॉन 1.33. ये भाई साहब अभी कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? तो आपको ये पूछा है. ठीक है, तो 1 अपॉन 1.33 इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 0.75. एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं भाई साहब. सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम अगर आपने कर दिया तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट विल बिकम अ रेसिप्रोकल. ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर दिस. इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट? किसमें भाई साहब लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई साहब? सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेट्स से. ठीक है, ये क्या होगा भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. समझ लो ये मीडियम ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसकी वैल्यू उतनी कम होगी, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. ये कितना है भाई साहब आपका? 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड. ये तो कांस्टेंट होगा. मतलब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू उतनी कम. ठीक है, तो आपका सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे है भाई साहब? यहां पे. ठीक है, ये किस में है भाई साहब? केरोसिन पे. तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन इज द लीस्ट. ठीक है, उसके बाद आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन. उसके बाद आएगा आपका भाई साहब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. समझ में आ रहा है भाई साहब? क्लियर है? सो वेलोसिटी सबसे ज्यादा तेज कहां पे है भाई साहब? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वाटर. वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन वाटर. क्लियर है? ओके ओके ओके. तो यहाँ पे देखो भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट in air upon refractive index. So it is obvious from the above relation that the speed of light will be the maximum in that medium which has the lowest refractive index. So जिसका जितना lowest refractive index होगा उसमें speed of light उतना ज़्यादा होगा. यहाँ पे water में सबसे ज़्यादा lowest है, तो इसमें water में speed of light सबसे ज़्यादा होगा. water में speed of light सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है? So now kerosene, turpentine, water has the lowest refractive index of 1.33. So the light will have the maximum speed in water or light will travel fastest in water. तो लाइट की स्पीड फास्टेस्ट किसमें होगी भाई साहब? वाटर में होगी. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके. इन विच ऑफ द गिवन मीडिया लाइट मूव्स द फास्टेस्ट? मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर दिया हुआ है, आइस दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है. तो सबसे ज्यादा सबसे कम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट उसकी उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, तो इट विल बी आइस. ठीक है, यूजिंग द अबव टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे भाई साहब? तो आपको देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दिया हुआ है 1.33, ये कितना हो जाएगा भाई साहब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इसको इधर ले लिया तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है 3 × 10⁸ अपॉन ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 1.31, ठीक है, इसका वैल्यू जितना आएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, तो अपन भाई साहब लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, तो वही तो आपका कितना हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.33, दैट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपल हम समझ में आता हम, बहुत है बड़ी हम भाई साहब। ये कौन करेगा ये सवाल, जल्दी बताइए ये भाई साहब। द पाथ ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर, इसको ये लटका हुआ, हाँ सब बात ठीक है। द पाथ ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू डिफरेंट मीडिया ए बी एंड सी फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहला मीडियम हमेशा तीनों में क्या है, एयर है। यहाँ पे मीडियम ए, मीडियम बी एंड मीडियम सी, ठीक है। फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज शोन 60 60 60, गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 45 एंड 40। स्टडी द डायग्राम्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया ए बी एंड सी हैज द मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी? सबसे ज्यादा डेंस कौन है, बताओ बताओ भाई साहब। देखो अरे भाई साहब क्या करना है तुम्हें ये करना है कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। क्लियर है भाई। इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी तो अब यहाँ पे पूछा है आपको भाई साहब डेंसिटी किसकी ज्यादा, यहाँ पे ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है कि नहीं। साइन आई बाई साइन आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इन दोनों को उठाओ ना भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे साइन आई सबके लिए बराबर 60 60 60, ठीक है। ओके, साइन आर, अभी देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आर, तो अपन यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बोलो, V1 कांस्टेंट है, दैट इज हाउ मच 3 × 10⁸, है ना भाई साहब ये, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, साइन, तो V2 × साइन आई, अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो V2 साइन आई इज इक्वल टू V1 साइन आर, ठीक है। V2 साइन आई इज इक्वल टू V1 साइन आर, क्या है, समझ में आ रहा है भाई साहब। V2 साइन आई इज इक्वल टू V1 साइन आर। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ना भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एज अ मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, जितनी ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी उतना कम स्पीड हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो ना बोलो, साइन आर बाई साइन आई। समझ में आ रहा है ये। अभी ध्यान देना, ये V1 क्या है आपका, ये सबके लिए सेम 3 × 10⁸, और साइन आई भी सबके लिए सेम, दैट इज साइन 60। तो ये तो भाई साहब कांस्टेंट हो गया। अब बाकी बचा साइन आर जो अलग अलग है भाई साहब। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं V2 इन दिस केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइन आर, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट हो गया ना सबके लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸, और सबके लिए साइन आई की वैल्यू साइन 60 है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया तीनों के लिए, तो V2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। तो जहां पे साइन आर की वैल्यू ज्यादा वहां पे V2 की वैल्यू ज्यादा। इन तीनों में सबसे ज्यादा साइन आर की वैल्यू किसकी है भाई साहब, इसकी है। तो आपका भाई साहब वेलोसिटी सबसे ज्यादा इसमें होगा, मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी, जिसमें सबसे कम मतलब ये, ठीक है, इसमें वेलोसिटी सबसे कम होगी भाई साहब, वेलोसिटी विल बी द लीस्ट, मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी भाई साहब, ठीक है। जहां पे वेलोसिटी हाइयर वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी, सॉरी, वेलोसिटी जहां पे सबसे हाइयर है वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, लीस्ट होगी, और वेलोसिटी जहां पे कम है वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे हाइयर होगा। तो मीडियम ए विल हैव द हाईएस्ट और मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या ये समझ में आया या रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? देखो यहाँ पे इस पे आते हैं, फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज साइन आई बाई साइन आर, which can be written as V1 by V2, velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2। medium 1 मतलब क्या हो गया यहाँ पे एयर, और एयर में भाई साहब कितना है 3 × 10⁸, ये तो सबके लिए सेम होगा। ओके, इसी को अगर हम इसको उठाते हैं तो यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, V2 साइन आर इज इक्वल टू V1 साइन आर,
V2 sin i इज इक्वल टू V1 sin r। तो V2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V1 sin r अपॉन sin i। V1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 × 8 और ये हो गया sin r अपॉन sin 60। ठीक है, ये तो भाई साहब कांस्टेंट ही हो गया ना, 3 × 10⁸ अपॉन sin 60, ये तो कांस्टेंट ही हो गया। क्या दुख है जीवन में भाई साहब, छोड़ के चली गई है तो अच्छा है भाई साहब, यही तो साल था जहाँ पे छोड़ के जाना था, एकदम सही टाइम पे गई है, जाने दे और आएंगी। अभी फिलहाल एक साल थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। ओके, 3 × 10⁸ अपॉन sin 60 भाई साहब, ये 3 × 10⁸ अपॉन sin 60 है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अभी इसको देखो और इसको देखो भाई साहब, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा साइन आर किसकी है, इसकी है भाई साहब, तो इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, और वेलोसिटी अगर सबसे ज्यादा होगा तो डेंसिटी सबसे कम होगी। भाई अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एयर में आप हाथ पैर भाई साहब आराम से मार सकते हो, क्या वाटर में उतने ज़्यादा मार पाओगे, नहीं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी बढ़ गई है, तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वेलोसिटी कम होगी। तो जिसका साइन आर का वैल्यू ज़्यादा उसका वेलोसिटी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भाई साहब किसका हो जाएगा, इसका, तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम हो जाएगा। और जिसका साइन आर का वैल्यू सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कम, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा। यहाँ पे किसका है भाई साहब सबसे ज़्यादा, इसका है ना, इसकी भाई साहब है, साइन आर किसका सबसे ज़्यादा हुआ भाई साहब, इसका, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इसकी हुई और ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम इसकी हुई, ठीक है। साइन आर की वैल्यू सबसे कम इसकी हुई तो वेलोसिटी सबसे कम इसकी हुई और ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा हुई। तो आउट ऑफ ए बी एंड सी विच हैज़ द मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, सी हैज़ द मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। वेलोसिटी कम उसकी होगी जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है भाई साहब, जितना घनत्व बढ़ेगा, जितना घना होता जाएगा मीडियम, उतना ज़्यादा भाई साहब स्पीड कम होता जाएगा, है ना, क्लियर है। थ्रू विच ऑफ द थ्री मीडिया विल द स्पीड ऑफ लाइट बी मैक्सिमम, तो ये तो कैलकुलेट कर लिया अपन ने, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किसमें होगा भाई साहब, इसमें सबसे ज़्यादा होगा, है ना, थ्रू बी, ठीक है, ये हो जाएगा थ्रू बी। विल द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी भाई साहब सब में ही दिख रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ठीक है। लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी आपका भाई साहब क्या दिख रहा है 30 और ये आपका भाई साहब 60, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ठीक है। ये सवाल क्यों पूछा है पता नहीं, दिया ही वही वहां पे भाई साहब। ओके, तो साइन 30, साइन 40, साइन 45 देखो इस तरह से दिया हुआ है। तो मीडियम ए हैज किसका निकला था सबसे ज्यादा, ये इसका निकला था ऑप्टिकल डेंसिटी, हमने जो निकाला था यही था। ओके, स्पीड ऑफ लाइट विल बी, तो ये समझ में नहीं आएगा, मैंने जो समझाया उस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन द मीडियम बी ऑफ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम बी में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम, ठीक है। लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो दिख रहा है भाई साहब आपको, ठीक है। लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, ठीक है। देखो देखो भाई साहब ऐसा है, इसको ऐसे देख लो, यहाँ पे अगर हम करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना है भाई साहब आपका साइन आई दैट इज 60 बाई साइन 30, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है ये। और यहाँ पे अगर हम करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना हो जाएगा बोलो, साइन 60 बाई साइन 45, ठीक है भाई साहब। अगर अपन ने ये किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी। अभी अपने को क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ए टू बी, मतलब ऐसा चाहिए, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब अपने को क्या चाहिए, वी बी अपॉन वी ए, ऐसा चाहिए भाई साहब। तो इसको क्या करेंगे हम, इन दोनों को डिवाइड कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना हो जाएगा बोलो, वी ए बाई वी कैपिटल ए, वी ए बाई वी कैपिटल बी, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, कितना आ गया बोलो, वी बी बाई वी ए, यही हो जाएगा आपका रिफ्रैक्ट। अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो साइन 60 मर गया, ठीक है। अगर इनको डिवाइड कर रहे हैं तो ये साइन 45 ऊपर जाएगा, मतलब कितना आया बोलो, 1/√2 ऊपर आ गया, और आपका साइन 30 नीचे रह गया, मतलब 1/2 नीचे रह गया। तो अब कितना हो गया भाई साहब, 2 ऊपर गया, √2 नीचे, तो ये कितना हो गया, √2, ठीक है। तो वी बी बाई वी ए इज इक्वल टू √2, तो अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी इज इक्वल टू √2 टाइम्स वेलोसिटी इन ए,
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी किसका ज्यादा हुआ भाई साहब? बी का ज्यादा हुआ। अभी बी से ए में जब जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब? बी की ज्यादा है तो इट विल बेंड टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? बी से जब ए में जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई साहब? क्योंकि बी की वेलोसिटी भाई साहब ज्यादा हुई तो इसमें बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। मतलब यहां पे रेयर मीडियम कौन हो जाएगा? वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? बी की ज्यादा है, तो रेयर मीडियम कौन हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम खत्म हो गया भाई साहब 6